आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग जयपुर में हैं और सुप्रसिद्ध विचारक दार्शनिक यशदेव शल्य जी के घर में हैं। यह निश्चय ही हम सभी के लिए एक बेहद सुखद पल है। यशदेव शल्य जी आप सभी जानते हैं 26 जून 1928 को फरीदकोट पंजाब में पैदा होते हैं और अपनी लगन, अपनी जिद, अपने संकल्प, अपनी धुन की बदौलत वे दर्शन शास्त्र के कई प्रत्ययों, उसकी कई स्थापनाओं पर विचार करते हैं और अंग्रेजी से जूझते हुए ऐसी कई पुस्तकें, मूल्यवान पुस्तकें वे रचते हैं जो आज की तारीख में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए और आम अध्येताओं के लिए बहुत ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। यशदेव जी जयपुर पंजाब से होते हुए कई और जगहों पर रहते हुए जयपुर में 1965 में आते हैं और आज हम लोग जिस घर से यह संवाद कर रहे हैं, मधुबन पश्चिम जयपुर से, यहाँ इस आवास में वे वर्ष 1980 में आते हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व ही वे दिवंगत हुए। सशरीर बेशक हमारे पास नहीं हैं, मगर तमाम स्मृतियों में, अपने लिखे में, विचारे में और कई पत्राचारों में, कई रूपों में वे हम सभी के बीच कुछ अधिक सघनता के साथ मौजूद हैं। मित्रों, आज की यह सुबह बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कमल नयन शल्य जी जुड़े हुए हैं। इतिहास और दर्शन दोनों में ही समान अधिकार से रुचि और समान अधिकार से इन विषयों में बात करने वाले कमल नयन शल्य जी यशदेव शल्य जी के पुत्र हुए और उनके पार्श्व में मधुमती जी बैठी हुई हैं, यशदेव शल्य जी की पुत्री, और इतिहास पढ़ाती रही हैं। और हमारे साथ मनीष जी हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में पढ़ा रहे हैं। और आज जो यह हमारे साथ यह जो त्रिमूर्ति है, इसका यही उद्देश्य है आज की इस गोष्ठी का कि हम लोग यशदेव शल्य जी की कुछ स्थापनाओं पर बात करें और उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रत्ययों के अतिरिक्त जो समसामयिक महत्व की जो चिंताएं हैं, जो विषय हैं, उस पर भी काफी विचार किए हैं। एक जो पुस्तक है समसामयिक चिंताएं नाम से, जिसमें ऐसे कई महत्वपूर्ण आलेख संकलित हैं। मैं उनमें से कुछ एक के नाम लेता हूं। महात्मा गांधी और हिंद स्वराज्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और मूल्य विमर्श, तकनीकी और सामाजिक प्रगति, और इसके बाद ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं। खासतौर से प्रजातंत्रवाद, पुनरालोचन की आवश्यकता, प्रजातंत्रवाद पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव, प्रजातंत्रवाद एक समीक्षा आदि आदि। क्योंकि एक दार्शनिक यशदेव शल्य जैसे एक दार्शनिक न सिर्फ दर्शन शास्त्र तक स्वयं को सीमित रखते हैं, बल्कि कई बार वे साहित्य की परिधि में भी आते हैं। उनमें से कई महत्वपूर्ण पुस्तकों पर उनके समीक्षा परक, आलोचना परक आलेख हैं। और यह जो पुस्तक है, यह आप देख ही रहे हैं कि इसमें वे कारगिल युद्ध पर आने और समकालीन भारतीय परिवेश की पतनोन्मुखता पर, संस्कृति की रक्षा को लेकर, हिंदी की विश्व भाषा के रूप में उन्नयन की संभावना को लेकर कई विषयों पर वे बात करते हैं। जो धर्मनिरपेक्षतावाद है और सर्वधर्म समभाव है, उसकी जो संकल्पना है, इस पर भी वे विचार करते हैं। तो आज के इस संवाद में हम लोग अपने वक्ताओं को सुनेंगे
जाहिर है कि इनमें जो उनके घर से जुड़े हुए लोग हैं वे कुछ उनसे जुड़ी कुछ यादें, कुछ संस्मरण भी साझा करेंगे और साथ में कमल नयन जी, मधुमती जी, मनीष जी, ये सभी जो उनकी समसामयिक चिंताओं से संबंधित विचार हैं उस पर भी बात करेंगे। आपको याद होगा कि पूर्व में हमने यशदेव शल्य जी पर एकाग्र किया था, उसमें तमाम वक्तागण आए थे देश और विदेश से, मगर ये एक ऐसे विचारक हैं, एक ऐसे लेखक हैं जिन पर बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। इससे कहीं न कहीं हम ही समृद्ध होते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं आज की इस चर्चा की आदरणीय कमल नयन शैलेश जी से। कमल नयन जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। जो बात आपने कही इतने परिचयात्मक शैलेश जी के विषय में, उसमें एक दो बातें मैं जोड़ते हुए बात बढ़ाता हूं। वो ये है कि शैलेश जी जो थे वो यहाँ जब आए थे तो उनका आना जो था वो इस रूप में खास था कि उनके 65 के पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग की ओर से अखिल भारतीय दर्शन परिषद का अधिवेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय दर्शन परिषद वो संस्था है जिसकी स्थापना शैलेश जी ने 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों में ही की थी। तो यहाँ ये जो आयोजन था, तो यहाँ प्रोफेसर दयाकृष्ण जो थे, उन्होंने यहाँ वाइस चांसलर मोहन सिंह मेहता साहब को ये बात कही कि ये जो शैलेश जी हैं ये बहुत विलक्षण व्यक्ति हैं और इन्होंने वो उच्च कोटि का दर्शन जो है वो किया है, स्वयं फिलोसोफाइज किया है उन्होंने। और ये जो है इस परिषद के उस सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। तो मोहन सिंह मेहता ने कहा कि इन्हें फिर विश्वविद्यालय में लाइए। तो दया जी ने उस दौरान ये कहा कि इनके पास कोई अकादमिक डिग्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई व्यवस्थित अध्ययन, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो है वो उनसे हम लाभान्वित हो हमारा विश्वविद्यालय। तो फिर उन्हें यहाँ पर ट्रांसलेशन विभाग में उनको आमंत्रित किया गया और वो काम सारा दर्शन विभाग में ही लगभग करते थे, वहीं क्लास भी लेते थे, सेमिनार्स लेते थे और इस तरह के काम वो करते थे। तो इस तरह से उनका आगमन यहाँ पर 1965 में हुआ था। और दया जी जो है वो इसमें, प्रोफेसर दयाकृष्ण जो है वो इसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे एक माने में। और साथ में शैलेश जी की जो ख्याति थी वो यहाँ बहुत पहले पहुँच भी चुकी थी, क्योंकि उनकी पुस्तकों के माध्यम से और साथ ही उनके दूसरे जो उनका जो जर्नल था दार्शनिक त्रैमासिक, जो कि परिषद का ही जर्नल था, वो उसको भी ये तभी से छाप रहे थे। बहरहाल तो ये इनका आना तो इस प्रकार से यहाँ हुआ। उसके पहले वो फरीदकोट में एक स्कूल में अध्यापक थे। यहाँ आने के बाद उनका जो यहाँ आने से पहले उनकी एक पहली दार्शनिक कृति जो है, दार्शनिक अनुभववाद की परंपरा के भीतर लिखी हुई दार्शनिक विश्लेषण नाम की पुस्तक पहले पब्लिश हो चुकी थी। उस पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का भगवान दास पुरस्कार भी मिला था। यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और दर्शन के क्षेत्र में विधिवत बहुत कार्य किया। जो यहाँ आने के बाद पुस्तकें लिखी उनमें प्रमुख जो है ज्ञान और सत्य और ये विषय और आत्म, संस्कृति मानव कर्तृत्व की व्याख्या, सत्ता विषय का अन्वीक्षा, समाज एक दार्शनिक परिशीलन, मूल्य तत्व मीमांसा। ये मूल्य तत्व मीमांसा ऐसी कृति है जिस पर उन्हें शंकर बिरला फाउंडेशन का शंकर पुरस्कार और बाद में मूर्ति देवी पुरस्कार दोनों इस पुस्तक पर दिए गए थे। उनकी अंतिम दार्शनिक कृति जो है वो 2009 में पब्लिश हुई थी, चित्त की आत्म गवेषणा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो
इनका जो है वो समस्त दार्शनिक जो लेखन है वो यहाँ आकर अपने कल्मिनेशन पर पहुँचता है। किंतु शल्य जी की एक विशेषता ये है कि इन्होंने हमारे यहाँ परंपरा में जिस प्रकार से दार्शनिक हुए हैं, उन परंपरा में रहते हुए भी इसके बावजूद भी वो परंपरा से ये मुक्त रहे और इन्होंने समाज पर, राजनीति पर और अन्य ऐसे विषयों पर जो कि लौकिक कहे जा सकते हैं उन पर बहुत विचार किया है। इनकी पुस्तक समाज, दार्शनिक परिशीलन, संस्कृति, मानव कर्तृत्व की व्याख्या, ये दोनों पुस्तकें इस बात का प्रमाण है। समसामयिक चिंताएं नाम की पुस्तक जिसका अर्पण जी अभी उल्लेख कर रहे थे, उसमें उन्होंने जो टॉपिकल विषय थे, जिन विषयों पर आमतौर पे सामान्य जन जूझता है, उस पर एक दार्शनिक किस प्रकार से सोचता है, इसकी बानगी उसमें हमें मिलती है। उनके दर्शन की, उनके लेखन की, उनकी बात की, उनके द्वारा उनके लेखन की विशेषता ये थी कि जब वो विचार करते थे तो वो मूलभूत प्रत्ययों को लेकर ही विचार करते थे। तो इसमें पीछे हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं और मनीष, तो प्रजातंत्रवाद जो है उसको लेके शल्य जी ने कुछ बातें कही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मनीष जो है उनको उसमें क्या बात ठीक लगती है, क्या नज़र आता है, या कैसे वो उस बात को उन्होंने ग्रहण किया, उसके विषय में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद सर। मैं मनीष। ये बात सही है कि जैसे कि कमल नयन जी ने कहा कि जब भी शल्य जी ने विचार किया तो जितना भी मैंने उनको पढ़ा, कोई एक भी पृष्ठ या एक भी पैराग्राफ ऐसा नहीं है इसमें मूल बात नहीं हो रही होती। अधिकांश लेखन में उनके कुछ मूल बात पर ही बात हो रही होती है, जिसको हम किसी भी दार्शनिक की एक मूलभूत विशेषता मान के चलते हैं। प्रजातंत्रवाद इन दिनों में ऐसा ये मान के चल रहे थे कि चाहे हम भारत ही नहीं, जो कि कंपैरेटिवली मानते हैं कि विकासशील देश है और लोग उतने समझदार नहीं है, जो रिसेंटली अमेरिका में जो हुआ, जिस तरह से लोकतंत्र की हालत हमने देखी, उस पर ऐसा लगा कि प्रजातंत्रवाद पर भी फिर से एक बार ठीक से विचार करने की जरूरत है। और उस सिलसिले में जब ये लेख मेरे पढ़ने में आए, शल्य जी ने जो लिखा है प्रजातंत्रवाद को लेकर, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गहरी दृष्टि है कि हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिए। और इस सिलसिले में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात कि हम पूरी दुनिया में इस बात को मान लिया गया है कि शासन तंत्र के रूप में प्रजातंत्रवाद से अच्छा अभी कुछ नहीं है। चाहे इसमें कितनी भी खराबियां हैं, पर ये बहुत और जो प्रणालियां हैं, चाहे वो तानाशाही है या राजतंत्र है, उससे बहुत बेहतर है। तो शल्य जी इसी बात पर बहुत गंभीर प्रश्न उठाते हैं और गंभीर आलोचना है उनकी इन तीनों लेखों में कि प्रजातंत्रवाद के बारे में ये मान्यता और ये कहना कि ये बाकियों से बहुत श्रेष्ठ है, इससे वो असहमत है। और इस असहमति को वो बहुत ही सटीक ढंग से इन तीनों लेखों में एक के बाद एक तरीके से इसको स्पष्ट करते हैं। और बातें बहुत सारी हैं, पर मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है, इस पर कमल नयन जी भी कुछ कहेंगे, कि वो कुछ खास तरह के अंतर्विरोध देखते हैं इसमें। प्रजातंत्रवाद की अवधारणा में कुछ गहरे अंतर्विरोध हैं, और जैसे ही किसी अवधारणा में कोई अंतर्विरोध जैसी कोई चीज आती है तो वो अपने आप में एक कमजोर अवधारणा हो जाती है। बाहर से आलोचना एक अलग विषय है, लेकिन उस अवधारणा के अंदर ही कुछ ऐसी बात है जो उसको ठीक से सटीक नहीं बैठाती, तो वो और गंभीर बात हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक सामान्य सी परिभाषा है या सबसे सारभूत परिभाषा है इसकी प्रजातंत्र की, जनता के द्वारा और जनता के लिए। शल्य जी कहते हैं दोनों ही बातों में स्टार्ट वो जनता के द्वारा से ही करते हैं कि ये जनता का क्या मतलब है। जनता का मतलब संस्कृति जन नहीं है, मतलब कोई खास तरह की संस्कृति जो मूल्यपरक होती है उसमें सब लोग उसमें दीक्षित हैं या उसकी समझ है सबको, ऐसा नहीं है। जनता का मतलब है सब व्यक्ति, प्रत्येक के द्वारा। तो प्रत्येक के द्वारा जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि हम जब प्रत्येक के द्वारा शासन की बात कर रहे हैं तो एक बहुत मूलभूत बात को मिस किया जाता है, मतलब इसको अवहेलना हुई है इस प्रजातंत्र की अवधारणा में कि स्वभावतः मनुष्य समान नहीं होते, स्वार्थवश भी समान नहीं होते और योग्यतावश भी समान नहीं होते। और प्रजातंत्रवाद मूलतः ही मानता है कि सभी व्यक्ति समान होते हैं, समान संभावनाओं के अलग बात, वो साफ कहते हैं इस बात को।
कि एक अन्य प्रजातंत्रवाद के लेख में तो नहीं, उन्होंने एक अन्य जगह पे कहीं लिखा है कि अधिकांश व्यक्ति स्खलित ही होते हैं। एक बहुत फेमस उनका कोट है कि मतलब चाहे हम स्वतंत्र अवसर देने के बाद भी जहां जहां स्वतंत्र अवसर दिए गए हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ है, वहां भी परिणाम के रूप में कुछ योग्यताओं के मायने में और स्वार्थवश लोग अलग अलग तरह के होते हैं। और इस तरह से कहना कि सभी के द्वारा वो हो रहा है शासन, वो ठीक नहीं बैठता। वो असल में समर्थ के द्वारा, वो धीरे धीरे लोकतंत्र या प्रजातंत्र समर्थ जो लोग हैं उनके द्वारा शासन के रूप में बदल जाता है। और जब ये बदलता है तो फिर ये एक आलोचना कि सबके द्वारा तो शासन नहीं हो रहा है, तो फिर वो जो दूसरा पक्ष है उसका कि सबके लिए शासन हो जाए, कम से कम ऐसा कुछ करें कि सबके हित में हो जाए शासन। तो वहां वो देखते हैं कि जैसे ही हम सबके हित में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पहली बात को छोड़ना होता है, उसको साथ लेके नहीं चल सकते। और दूसरी गंभीर समस्या वो ये भी कहते हैं कि जैसे ही हम सभी के लिए बात कर रहे हैं तो सभी में वो व्यक्ति क्या है, सभी के लिए में जो मूलभूत समस्या उनको दिखाई देती है कि सभी में एक व्यक्ति में सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, और एक साधारणीकरण किया जाता है कि व्यक्ति की अवधारणा आपने क्या ली, और व्यक्ति की अवधारणा जो आपने ली है उसी के हित में आपको हित दिखता है। और वो एक बड़ी गंभीर समस्या है। और उस गंभीर समस्या को इसलिए रेखांकित करना चाहते हैं कि अभी तक जो प्रजातंत्रवाद में पूरी दुनिया भर में व्यक्ति को जैसे लिया गया है, जैसे समझा गया है, वो एक इंद्रिय परक ऐहिक दृष्टिकोण से व्यक्ति की परिभाषा की जाए। साइकोसोमैटिक, मनोदैहिक, उसके उस मूल विचार में व्यक्ति का जो व्यावर्तिक लक्षण है कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। उसका मूल बात तो धर्म है, विवेक है। अगर व्यक्ति का वैशिष्ट्य उसकी चेतना में, उसकी नैतिकता और धर्म में है, तो ये परिभाषा जो प्रजातंत्रवाद लेके चल रहा है वो उससे उसको सामंजस्य नहीं बैठता, और इस वजह से सबके लिए भी नहीं होता, सबके हित की बात असल में हो ही नहीं रही होती उसमें। और आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी और बात उसमें जो इन्होंने बात उठाई है वो कहते हैं कि हर एक समाज और हर एक संस्कृति जो है उसकी विशिष्टता उसके द्वारा जो अवधारित मनुष्य का स्वरूप है वो होती है। और भारतीय संस्कृति जिसने मनुष्य को जिस रूप में देखा है वो देखा है एक आध्यात्मिक तत्व के रूप में, जो उसका तत्व है। और वेस्ट में जो आधुनिक पश्चिम है उसमें मनुष्य को जो है साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक प्राणी के रूप में देखा है। और मनोदैहिक प्राणी के रूप में सब बराबर है जहां तक मन और देह का है, जबकि वैसे उसमें भी बराबरी कैसी है ये कहना कठिन होता है। किंतु जो उसमें बात जो है वो मूलतः वो ये है कि ये संरचना के रूप में वो एक से हैं, उस संरचना के भीतर काबिलियत आदि जो है उसमें वो उनकी बराबरी की कोई बात नहीं होती। और प्रजातंत्रवाद का ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ये कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक दिक्कत है इससे जुड़ी हुई, क्योंकि व्यक्ति की जो कल्पना वहां है पश्चिम में, और तंत्र क्योंकि पश्चिम का यहाँ लाए हैं हम, तो इसके भीतर वो फ्लॉ है। गांधी जी जो थे वो दरअसल मनुष्य को की उसी अवधारणा को लेके चले थे जो हमारे यहाँ तो पुरानी सांस्कृतिक अवधारणा है, और वो भी इसीलिए प्रजातंत्र के इस अर्थ में विरोधी थे। किंतु फिलहाल ये ठीक है, इसको लेके उन्होंने बात की है कि और मतलब राजतंत्र आदि जो है उनको लेके चलना तो उतना ठीक नहीं होगा, इसलिए प्रजातंत्रवाद जो है अब इसके अतिरिक्त अभी कोई बात सीधी सी नजर नहीं आती। और कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि जैसे हमें लगता है कि हम कि उनसे तो बेहतर है, वो इस बात को नहीं मानते। बहुत इंटरेस्टिंगली इस बात को नकारते हैं चलिए जी कि नहीं, आप उनसे बेहतर मत कहिए, क्योंकि आप आइडियली आदर्श रूप में आप ये कहते हैं कि ये प्रजातंत्र मूलतः रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, और विधि हमेशा धर्म और नैतिकता से संचालित होती है। ये उनका एक बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट है जो लोकतंत्र के समर्थक लोगों की तरफ से आता है कि प्रजातंत्र मूलतः रूल ऑफ लॉ है, और जो विधि है जिसके आधार पर हम चलते हैं वो कहीं ना कहीं मॉरलिटी और धर्म को या मॉरल जो आपका जो समझ है विवेक पर आधारित ही होता है। पर इस बात को कहते हुए वो कहते हैं कि व्यवहार में तो ऐसा नहीं हो रहा, व्यवहार उससे बहुत अलग है। हम अगर ये देखें कि विवेक सामान्यतः लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे लॉ बना रहे हैं। अगर हम अब जैसे उसको बहुत एक मुझे लगता है शैली जी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेके भी है
कि कहीं ना कहीं जब से औद्योगिक क्रांति और ये बाजारोन्मुख व्यवस्था आई है, उसको चलाए रखने के लिए इस प्रजातंत्रवाद का जन्म हुआ है। और जब तक इकोनॉमी वैसी रहेगी, वो साफ कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं जब तक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा रहेगा, प्रजातंत्रवाद ही आपको विकल्प के रूप में दिखेगा। इसीलिए वो गांधी का जब विकल्प के रूप में वो देखते हैं कि वो गांधी फिर इसलिए अलग अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बदल देते हैं कि अर्थतंत्र ठीक नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था भी ठीक नहीं जिसमें आप चल रहे हैं, वो वैसे चलाएंगे तो आपको लोकतंत्र ही ठीक लगेगा। लेकिन वो तुलना करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो अगर आदर्श रूप में देखें तो राजतंत्र कैसे खराब है। राजतंत्र का राजा का मतलब है जो प्रजा का हित करेगा। राजा मनमाना, राजा स्वेच्छा से चल जाए, वो राजा है ही नहीं, राजा की परिभाषा में ही नहीं आता वो। तो राजा तो वो आदर्श मूलक राजा है जो हमारे चाहे कौटिल्य में है या बृहस्पति सूत्र में है, जो हमारी परंपरा में जो राजतंत्र की बात है वो बहुत आदर्श मूलक राजा है। कहीं प्लेटो से हम दार्शनिक राजा की भी उसकी तुलना कर सकते हैं। तो उस रूप में तो आदर्श तो वहां भी ठीक ही है। और जहां तक व्यवहार की बात है, वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये अर्थतंत्र रहेगा, ये जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था रहेगी, तब तक लोकतंत्र के पिछले कई सालों के 20 उदाहरण गिनाते हैं। क्या बताइए ना किस अर्थ में मानवीय रहा है, कितने ही नाम वो गिनाते हैं लोकतंत्र की असफलता के, 20 उदाहरण उनके 3 लेखों में। इस समय लगता है कि इसको किस दृष्टि से श्रेष्ठ है। ये बात ठीक है कि वो कोई ऑप्शन के रूप में कहते हैं कि क्या समाधान क्या है, तो ये नहीं कह रहे समाधान अभी कुछ मैं दे समाधान सामने है, पर ये तो वैसा नहीं है जैसा आप इसको पूछ रहे हैं। इसमें तो गंभीर समस्या है, ये समस्या तो पक्की तौर पे है जी। क्योंकि एक दार्शनिक होने के नाते अपना एक स्टैंड लेना और समाज में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं या जिस तरह से कोई तंत्र चालित हो रहा है, ऐसे में अगर उससे उस तरह के समुचित परिणाम नहीं आ रहे हैं जिस तरह की अपेक्षा की जा रही है, तो ऐसे में कोई दार्शनिक समाधान दे या न दे, मगर वह जब इन समस्याओं को या कहिए इन अंतर्विरोधों को उठाता है तो उसका भी अपना एक खास मकसद है। मकसद तो यही है कि जो अंतर्विरोध दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं तमाम उदाहरणों से, उसको दूर किया जाए। और अपने इस आलेख में प्रजातंत्रवाद पुनरालोचन की आवश्यकता आलेख में यशदेव जी अंतिम पैरे में लिखते हैं कि किस तरह इन दोषों का निराकरण गांधीवाद में अधिक सम्यक रूप से होता है। इसमें व्यक्ति को एक सांस्कृतिक सामाजिक सामरस्य के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है, जिस सामरस्य में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व संस्कृति प्रत्यय के सुष्ठु क्रियान्वयन के लिए है। इस प्रत्यय का आधार भी सामरस्य है, क्योंकि यह भेदों का निषेध नहीं कर उनका समावेश गीत में विभिन्न स्वरों के समान करता है। किंतु भेदों का उसमें महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें मौलिक व्यक्ति नहीं होकर स्वयं सामरस्य ही मौलिक है। बड़ी बात है कि उसमें व्यक्ति मौलिक नहीं होकर सामरस्य ही मौलिक है। इसमें आरोपण भी नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सहभागी है। व्यक्ति सहभागी है। समाज और राज्य की जो गांधीवादी कल्पना की भीतरी संरचना वास्तव में आनुभूतिक प्रत्यय, कला अथवा तार्किक प्रत्यय सिद्धांत के निकटतम है। इसलिए इसमें एक आंतर संगति है। तो इस तरह से जिन 3 आलेखों की बात मनीष जी कर रहे हैं, उनका अपना एक महत्व है। कम से कम प्रजातंत्र को लेकर जो हम लोग एक मान कर चल पड़े हैं कि वह एक आदर्श राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है, जो कि है भी, मगर जो उसके अंतर्विरोध हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, एक दार्शनिक इस पर भी विचार करता है। मित्रों, हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मगर उसके पूर्व मधुमती जी को भी सुनते हैं। वे अपने पिता यशदेव शल्य जी से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियां हमारे साथ साझा करेंगी। कुछ शुरुआत की, कुछ बीच के दिनों की और कुछ अंतिम दिनों की। आदरणीय मधुमती जी, स्वागत। धन्यवाद पंडित। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे
पिता के रूप में यशदेव शल्य मिले। और उनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो दार्शनिक उच्च कोटि के थे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने परिवार को भी बहुत अधिक मतलब अपनी जो कहें कि प्यार उनका हमें मिला। और ये चाहे वो शुरुआत से लेकर के हम देखें आरंभ में भी उन्होंने मतलब जो हम बच्चों को जिस तरह से पढ़ाई लिखाई और उन सब के उसमें उन्होंने कोई ये नहीं था कि हमें कुछ बहुत दबाव डाला हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमें जो है मार्गदर्शन उनका हमेशा मिला। उसके बाद जो है हम जब देखते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में हमें कुछ कठिनाइयों का होती थी, विशेष रूप से दर्शन में, मेरा BA में दर्शन का विषय रहा, और उसके बाद जैसे मैंने PhD भी बौद्ध धर्म से संबंधित थी, तो उसमें मुझे मेरे पिता का बहुत अधिक साथ, बहुत अधिक मार्गदर्शन मिला था। अब जहाँ तक परिवार में मैं आप देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं उनको जो है कहें कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे पिताजी का रहा। और मेरे पिताजी की एक बहुत ही शल्य जी की एक बात थी कि वो पंक्चुअल बहुत थे। मेरे घर आते थे रोज, और 6 बजे उन्हें आना पहुंचना होता था, तो 6 बजे से अगर उनको 5-10 मिनट भी लेट होना होता था तो मुझे फ़ोन करते थे कि मैं आज लेट हो जाऊँ। और फिर वो 8 बजे वहाँ से उठते थे, तो 8 बजते ही खड़े हो जाते थे। वो इतनी ज़्यादा उनमें पंक्चुअलिटी उनमें थी। तो और वो मेरे पास आते थे, बच्चों के साथ खेलना, हमारी समस्याओं के बारे में बात करना, ये सब वो करते थे। और मतलब दार्शनिक थे, और इस तरह की थी। कैरम भी बच्चों के साथ खेलते, कैरम खेलते थे, है ना, कई बार। और जो है और भी इनको जैसे कभी कभी मॉर्निंग टॉक के लिए कुछ बोलना होता था तो छोटी छोटी कविताएं भी लिख कर उन्होंने देते थे वो इनको। तो ये जो है बहुत इनके लिए, मेरे बच्चों के लिए ये इनका बहुत ज़्यादा सहयोग इस तरह से इस रूप में रहा। उनका जो कहें कि लास्ट के जो दिन थे उन्होंने कष्ट में थे बिताए आखिरी दिन, और उसको लेकर के थोड़ा सा मन में बहुत पीड़ा होती है। आखिरी समय में मैं उनके पास थी, और वो जो समय है वो मैं कभी नहीं भुला पाती हूँ, क्योंकि वो मैंने वो से जो कुछ देखा था वो सब, तो उससे मुझे बहुत कष्ट होता है। और वो आज तक भी होता है। जो इतनी मतलब उन्होंने शायद कभी किसी का मेरे ख्याल से बुरा नहीं किया, कभी किसी का कोई इस तरह से उनका कोई ऐसा व्यवहार नहीं रहा, लेकिन पता नहीं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बीमारियां झेली अपने जीवन में, और अंत में बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेला। तो ये एक हमारे लिए कष्ट का जो कारण है वो परेशानी में डालता है। अभी भी याद करके हम परेशान होते हैं इस चीज़ को। बाकी तो जो है वो है कि पिता जो है, मतलब मैं जैसे कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में जॉब ज्वाइन की, तो वहाँ एक बार कोई फोटोज घर की शेयर कर दिखा रहे थे एक दूसरे को, तो मैंने दिखाई, तो मेरे साथी जो थे लेक्चरर्स वो एकदम अरे आप शल्य जी की बेटी हैं, मतलब सब जो भाव था उनको जो कहने का हम लोगों का, तो ये मेरे लिए इतना ज्यादा मुझे मतलब लगा जैसे गर्व महसूस हुआ मुझे जी। कि मतलब और वो भी कॉमर्स के लोग, मतलब ये भी नहीं कि वो मतलब उन्होंने आर्ट्स पढ़ते रहे हो या फिलोसफी पढ़ा हो, ऐसा नहीं था। कई कॉमर्स के लोगों ने भी मुझे एकदम से ये प्रश्न किया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात रही है हमेशा से कि इन्होंने इतना ऊंचाई पर पहुंचे, इतना अच्छा वो अपना दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने इतना कुछ किया, और साथ ही पर घर को उतना ही महत्व दिया। ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन हमारे। जी जी बिल्कुल। और जब बीमारी की बात एक और कहूँ, उनके कई सर्जरीज हुई, उनकी बड़ी बड़ी सर्जरीज हुई, लेकिन एक अजीब बात थी मुकुंद जी तो कई बार इस बात को कहते थे कि शल्य जी का कमाल है कि ये ठीक होने के बाद कुछ नया रच देते हैं और जो इनकी एक बड़ी सर्जरी
90 के दशक में हुई थी, जिसमें 60 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे थे, ये पेट का ऑपरेशन हुआ था इनका। उसमें उसके बाद इन्होंने मूल्य तत्व मीमांसा लिखी थी। उसके पहले इनकी जो है बोन टीबी की सर्जरी हुई थी, उसके बाद सत्ता विषय अन्वीक्षा लिखी थी। तो मतलब आप ये देखिए कि वो ये कहते थे कि शैली जी को लगता है कि उत्प्रेरक का काम करती हैं ये बीमारी, किंतु अंतिम वर्ष जो है उनके वो वास्तव में बहुत पेनफुल थे। जी जी बिल्कुल। और मित्रों, आज हम लोग खास तौर से जो समसामयिक चिंताएं पुस्तक हैं, इसमें जो उनके आलेख हैं, इस पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह जो है, यह पुस्तक वर्ष 2004 में प्रकाशित हुई राका प्रकाशन से, इलाहाबाद से, और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण आलेख हैं। और अभी बात कर रहे थे कमल नयन जी मुकुंद लाठ जी को लेकर, तो यह पुस्तक भी उन्हीं को समर्पित है। यशदेव जी लिखते हैं, मुकुंद जी को जिनके जैसे मित्र को लक्षित कर ही किसी ने अमृतम प्रिय दर्शनम लिखा होगा। तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ कमल नयन जी जुड़े हुए हैं, जो यशदेव जी और मुकुंद लाठ जी दोनों से उतने ही गहराई के साथ संबद्ध रहे। तो इस दोस्ती पर भी कुछ बताएं कमल नयन जी, मुकुंद जी और यशदेव जी की दोस्ती को लेकर। दोनों जयपुर में भी काफी समय रहे, साथ रहे, अन्य जगहों पर भी। दोनों का काम दर्शन के क्षेत्र में है, हम सभी जानते हैं। तो इस पर कुछ रोशनी डालें। मुकुंद जी वास्तव में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा भी बहुमुखी थी, और साथ में एक बड़ी बात यह थी कि मुकुंद जी जो थे वो न केवल विचारक थे, बल्कि भारत के सबसे बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट कहे जा सकते हैं आज के 20वीं शताब्दी के। उनसे गहरा और उनसे बड़ा विचार संगीत के क्षेत्र का में और किसी ने शायद नहीं किया है। दूसरी बात ये कि वो कवि भी थे और साथ में विचारक थे। तो मैंने उनके कहा, उनकी जो बाद में जो रचनाएं हैं सारी की सारी वो जो दार्शनिक रचनाएं हैं। लेकिन मुकुंद जी की एक खास बात और थी, वो ये थी कि वो शल्य जी के संपर्क में आने के बाद, यद्यपि उनमें ये ऐसी प्रवृत्ति पहले से ही थी विचार की, किंतु दर्शन, शुद्ध दर्शन की ओर प्रवृत्ति उनकी जो है वो ऐसा लगता है, क्योंकि उस शल्य जी के साथ इनकी मित्रता बढ़ने के बाद जो है वो आरंभ हुई। उनका बहुत ही नियमित आना जाना था हमारे यहाँ पर, और घंटों यहाँ बैठकर चर्चा होती थी। जिन विषयों पर चर्चा होती थी वो सारे विषय जो हैं वो मुकुंद जी की राइटिंग्स में भी दिखाई पड़ते हैं। फिर मुकुंद जी ने शल्य जी के अपने विचार, शल्य जी के विचार पर भी बहुत विचार करते हुए लिखा, और साथ में उस विचार को आगे ले जाने का भी प्रयास किया। और एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने शल्य जी के विचार पर अपना आलाप किया है। उसे उन्होंने अपनी तरह से गुणकर सामने रखा है। और मैंने एक बार मुकुंद जी से कहा था कि आपका जो दार्शनिक विचार है उसको तो पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे शल्य जी की छाया दिखती है उसमें। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि और क्या होगा, इतना साथ होते हैं हम, और साथ में शल्य जी की जो बातें हैं वो, क्योंकि शल्य जी जो हैं वो उनसे प्रभावित होना मेरा तो बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन तो मुकुंद जी की विशेषता ये थी कि उनके द्वारा कही हुई बात में, जो शल्य जी की कही हुई बात में भी एक उनका अपनापन होता था, उनका स्वयं उसमें रहता था। तो ये बात मुकुंद जी थी। और मुकुंद जी थे दरअसल, उनकी पुस्तकों की भूमिका भी 2-3 की भूमिका भी शल्य जी ने लिखी है, उनकी पुस्तक की आलोचना भी उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से ये बहुत लंबी बॉन्डिंग थी जो लगभग 30 वर्ष रही और बहुत, और कंटिन्यूअसली आना जाना दोनों का आपस में होता था। जी जी बिल्कुल। और जब हम समसामयिक चिंताएं पुस्तक
पर यह विशेष रूप से केंद्रित गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें एक बेहद महत्वपूर्ण आलेख है, तकनीकी और सामाजिक प्रगति। तो इसमें से भी कुछ अंश पढ़ता हूं और इसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले कुछ अंश पढ़ता हूं। शैल्य जी लिखते हैं, हमारी मान्यता है कि दृष्टियां भी सत्यासत्य और युक्तायुक्त होती हैं, और हमारी यह भी निश्चित मान्यता है कि रसल की दृष्टि असत्य थी। किंतु यह प्रश्न बहुत जटिल है और यहाँ इस पर विचार नहीं किया जा सकता। यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि समाज को मूल्यात्मक संबंधों के रूप में परिभाषित करने पर यह सहज ही देखा जा सकता है कि तकनीकी को सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारक कहना वास्तव में एक मूल्य संस्थान का चयन करना है। अन्यथा आज तक किसी समाज ने तकनीकी मूलक परिवर्तन को सामाजिक प्रगति का पर्याय और इस प्रकार मूल्य नहीं माना था, न यह आज ही मानना आवश्यक है। तकनीकी को सामाजिक प्रगति का एकमात्र आधार कहने के पीछे जो आग्रह है वह आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की मूल्य व्यवस्था का है, जिसे सोरोकिन ने ऐन्द्रिक संस्कृति की संज्ञा दी है। ऐन्द्रिक संस्कृति का अर्थ है कि इंद्रियों पर आश्रित ज्ञान को ही ज्ञान मानने वाली और इंद्रियों से प्राप्त सुखों को ही एकमात्र सुख मानने वाली संस्कृति या मूल्य व्यवस्था। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी इस मूल्य व्यवस्था की ही उपज या उसके अर्थ की सिद्धि के माध्यम है। तब यह कैसे स्वतः सिद्ध माना जा सकता है कि यूरोपीय संस्कृति ही एकमात्र समीचीन संस्कृति है? यदि ऐसा नहीं है तब हम आंखें मूंद कर अंधों के पीछे क्यों चल पड़े हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि विज्ञान और तकनीकी के विकास की हमें आवश्यकता नहीं है। अवश्य है, क्योंकि हमारी देह और इंद्रियां भी हैं, अन्नमय कोश भी है। किंतु हमने अन्न को ब्रह्म नहीं माना था, हमने ऐन्द्रिकता को सांस्कृतिक मूल्य नहीं माना था, और न मुझे इसमें कोई औचित्य दिखाई देता है कि हम अब ऐसा माने। किंतु इधर हुआ यह है कि हमने बिना विचारे पश्चिम के सारे मूल्यों, आदर्शों और चिंताओं को अपना लिया है। आज हम वैज्ञानिकता और तकनीकी की परमार्थता के समान ही उसके अन्य मूल्यों जैसे प्रजातंत्रवाद या समाजवाद को स्वयं सिद्ध सत्य मानकर इनके बीच चुनाव और संतुलन की बातें कर रहे हैं, बिना यह सोचे विचारे कि ये मनुष्य और समाज संबंधी किन पूर्व मान्यताओं पर आधारित हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि ये पूर्व मान्यताएं और संदर्भ लॉक, कांट, रूसो, मार्क्स और मिल्के और अंततः यूरोपीय संस्कृति के आधुनिक चरण के हैं, हमारे नहीं हैं। और न केवल यह कि हमारे अनुभव से बहुत दूर हैं, बल्कि यह भी कि ये मूलतः ही भ्रामक भी हो सकते हैं। तो किस तरह जो हमारे समाज में, एकेडमिक जगत में भी जो बुद्धिजीवियों के बीच कहीं न कहीं यूरोपीय स्थापनाओं के पीछे चलने की जो परंपरा रही, जिस भी कारण से कहिए, या जो आतंक रहा, या जो गुलामी मानसिकता हम कह सकते हैं कि पश्चिम का ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, इन सबको अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर यशदेव शैल्य जी खारिज करते हैं और उनके अंतर्विरोधों को, उनकी विसंगतियों को हमारे समक्ष लाते हैं। इस विषय पर भी कुछ कहें कमल ने। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आप देखिए कि पश्चिम में, आधुनिक पश्चिम में मनुष्य को किस तरह से परिभाषित किया है, टेक्नोफेबर, औजार बनाने वाला प्राणी। तो इसीलिए वहां पर युगों का विभाजन देखिए, औजारों के आधार पर है। प्रस्तर युग है, उसमें आदि प्रस्तर युग जो है उसमें सबसे भौड़े औजार हैं। फिर जो जिसको मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहते हैं, वहाँ इनमें थोड़ी बेहतरी आती है। और फिर नियोलिथिक, नव पाषाण काल, फिर खेती का आरंभ। इस तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यह फिर सभ्यताएं जब बनती है तो कांस्य प्रधान युग आ जाते हैं। उसमें
इस तरह से आप यदि देखते चले तो पूरी तरह से ऐसे ही परिभाषित वहाँ किया है। टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है उससे सारे इतिहास को और सांस्कृतिक विकास को देखना। हमारे यहाँ पर परंपरा में इस प्रकार की बात नहीं थी। यहाँ नैतिकता के मानदंड के आधार पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। यद्यपि इनका वास्तविकता से क्या संबंध है क्या नहीं है ये बात अलग है, किंतु मनुष्य को किस तरह से देखा जाए, क्या उसे मतलब औजार बनाने वाले के रूप में देखना है या कि उसे एक ऐसे सत्य के रूप में देखना है जैसे कि गांधी जी देखते थे या हमारी परंपरा में देखा गया उसे। तो ये जो तकनीकी और सामाजिक प्रगति जो इन्होंने लेख लिखा है, तो ये देखिए आप कि वो सभ्यताएं भी जो टेक्निकली बहुत अच्छी थी किंतु वो बड़ी सभ्यताओं के रूप में नहीं आप बन पाई। टॉइनबी इनने जिसने स्टडी ऑफ हिस्ट्री में 26 सभ्यताओं का विवेचन किया है, उसमें वो इस बात को पॉइंट आउट करता है कि दरअसल तकनीकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और उसके आधार पर संस्कृतियों का प्रसार जो है वो सब असल में सांविधिक पतन की निशानी है। तो बात कुछ उससे मिलती जुलती लगती है किंतु उससे बहुत भिन्न है, क्योंकि टॉइनबी की जो मनुष्य की अवधारणा है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है उससे जो यूरोपियन अवधारणा है। जी, कुछ मनीष जी भी कुछ जोड़ना चाहें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इससे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी लगती है कि जब मनुष्य का व्यावर्तक लक्षण पे जब चर्चा की जाती है, हम अभी भी विचार करें तो शैलेश जी ने तो ऑब्वियसली अपने लेखन में ये किया ही है और इस पर आग्रह रहा है उनका, पर जो तकनीक के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, जैसा कि आपने हिस्ट्री के सेंस में भी कहा कि प्रस्तर युग और कैसे उसको डिफाइन किया, तो आज भी हम उनको भी देखें तो वो क्या ये पॉसिबल है कि उनके लिए क्या वो उसी आधार पर ही परिभाषित कर पाते हैं? जब वो मानवाधिकार की बात करते हैं या वो लोकतंत्र के नाम पे समानता और न्याय की बात करते हैं, तो वो परिभाषित तो वो भी मनुष्य को वैसे ही करना चाहते हैं। अल्टीमेटली वो उससे बच नहीं सकते कि वो जब मैन इज रैशनल एनिमल कहते हैं तो वो रीजन में सिर्फ टेक्नोलॉजी तो नहीं है, रैशनैलिटी में विवेक भी है। और जब विवेक की बात करते हैं तो ये वही बात है जो हमारी परंपरा कह रही है। विवेक प्रधानता में हम मोरालिटी को, धर्म को ही तो मान रहे हैं साथ में, तो मूर्ते तो मनुष्य को परिभाषित वैसे ही किया जाना चाहिए। पर मुझे लगता है शैलेश जी ने इस बात को ठीक से पहचाना कि जब तक आप एक खास तरह का अर्थतंत्र जो आपको बाजार उन्मुख और चीजों को बेचने और उसके लाभ पर आधारित होगा, तब तक आप उसको ज्यादा बार बार आगे करके ही रखोगे। आप उसको डोमिनेट नहीं करने दे, डोमिनेट आप साइको और उस मनोदेह प्राणी को ही आगे रखोगे, क्योंकि वो आपके पूंजीवादी सिस्टम में फिट बैठता है। और इसी सेंस में वो प्रजातंत्र को देखते हैं और इसको इग्नोर करने को बहुत बड़ा संकट मानते हैं। हाँ, वो जो वहाँ पर जो सामाजिक न्याय आदि के सिद्धांत हैं उनके भीतर ये पूरी संभावना है। हाँ। कि वो किंतु दिक्कत वहाँ शुरू हो जाती है जैसे ही आप थोड़ा गहरे में जाने लगते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो बात वही होती है कि यदि उससे परिभाषित है तो इसके शारीरिक परितोष के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सुख इसको प्रदान करना चाहिए। और वो जिस तरह से, इसीलिए बढ़ती इकोनॉमी भी परिभाषित कंजम्पशन से होती है, एनर्जी कंजम्पशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये इस वहां पर खर्च करने से। हाँ, तो अब यदि ये बात है, इसको देखते हैं यदि हम, तो फिर हमें ये लगता है कि वो जो सामाजिक न्याय आदि हैं वो एक सीमा तक जाकर बात रुक जाती है। उसके भीतर जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाती। ये बात आप बिल्कुल ठीक है। ये उनके मनुष्य के स्वरूप में को लेके जो भेद है, इस वजह से वो रुकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आगे नहीं बढ़ पाते। वो है बराबरी किस बात की, सुखों में भागीदारी की बराबरी, तो वो कैसे हो सकती है? यार मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी इस पर कहीं ना कहीं पुनर्विचार की जरूरत महसूस कर रहे हैं। जो हैप्पीनेस इंडेक्स को लेके जो बात चलने लगी पूरी दुनिया में कि आप इन तमाम चीजों से सच में सुखी हैं भी कि नहीं, आप कितने सुखी हैं, इस पर बहुत गंभीर चर्चा शुरू हुई है। इस बात हुई है किंतु बस वो बात है कि सुख को फिर परिभाषित करते वक्त कौन सा सुख, किस सुख की बात है। यदि वो शारीरिक सुख मात्र है तो फिर एक दूसरी तरह की दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, वो नहीं है वैसा, वो भी ये मानते हैं, समझते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और इसी पुस्तक में वे स्वाध्याय दृष्टि का मर्म
शीर्षक एक महत्वपूर्ण आलेख भी लिखते हैं। मित्रों, यह एकक आलेख इतने खास हैं कि इन सब पर स्वतंत्र चर्चा की आवश्यकता है, मगर फिलहाल इस पुस्तक के कुछ अध्यायों पर बात करते हुए हम लोग कार्यक्रम को विराम भी देंगे। एक और जो इस पुस्तक का समसामयिक चिंताएं पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है, पुस्तक और मैं, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें यशदेव शैल्य जी अपने दार्शनिक, अपने लेखक बनने की कथा भी कहते हैं। तमाम ऐसे संदर्भ आते हैं, उनके गुरुकुल के संदर्भ आते हैं, कैसे किन लोगों से मिलते हुए और किन पुस्तकों के संसर्ग में वे बदलते चले गए, उनकी जो पूरी जीवनचर्या है वह बदल गई, उनके जीवन का उद्देश्य बिल्कुल दर्शन की ओर उन्मुख हो गया। ये सब चीजें वे खुद ही लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कई सारे मित्रगण सुनना चाहेंगे कि हमारे समय का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक किस तरह से अपनी इस यात्रा को बतला रहा है। तो मैं पुस्तक और मैं अध्याय से कुछ एक हिस्से सुनाता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुरू से लेकर अंत तक काफी रोचक है, लेकिन हम टुकड़ों में इसके एक दो हिस्से रखते हैं और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे, कभी और फिर चर्चा होगी। यशदेव जी लिखते हैं 1945-46 के आसपास, अर्थात 17-18 वर्ष की आयु में मैं गुरुकुल की 7वीं कक्षा का और अनंतर साहित्योपाध्याय कक्षा का, जिसकी परीक्षा महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर द्वारा ली जाती थी, विद्यार्थी रहा। इन कक्षाओं में कालिदास के रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य और नाटक, भवभूति का उत्तर रामचरितम नाटक भी पढ़ाए जाते थे। इन काव्यों को मैंने कभी परीक्षा की तैयारी के रूप में नहीं पढ़ा था। इसके कारण मेरी दूसरे पेपरों की तैयारी उपेक्षित रहती। व्याकरण की पुस्तक, मध्य सिद्धांत कौमुदी तो देखना भी मेरे लिए बोझ था। सो परीक्षा में मैंने बड़ी कठिनाई से व्याकरण का पेपर 33 अंक का किया, किंतु जब परिणाम निकला तो केवल उस पेपर में अनुत्तीर्ण था जिसमें कालिदास भवभूति के ग्रंथ थे, और अनुत्तीर्ण भी ऐसा कि मुझे केवल 22 अंक इसमें मिले। यही आगे चलकर प्रभाकर परीक्षा में हुआ। उसमें मैं कविता के पेपर में अनुत्तीर्ण रहा, जबकि उसके 1-1.5 वर्ष नहीं, शायद 10-12 महीने बाद ही मैंने और लेखों के अतिरिक्त पंत का काव्य और युग पुस्तक लिखी, जिसकी काफी प्रशंसा हुई। इन 2 परीक्षा परिणामों ने पुस्तकों के साथ मेरे भावी संबंध का रूप और अच्छी तरह स्थिर कर दिया, जैसा कि आगे के विवरण से स्पष्ट होगा। और फिर 1-2 हिस्से और पढ़ता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं, साहित्यिक लेखक बनना मेरी महत्वाकांक्षा बहुत जल्दी बन गई थी। परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहकर मैंने उसकी क्षतिपूर्ति लेखन में उत्कर्ष प्राप्त करने के द्वारा करने का निश्चय किया, और इस प्रकार पुस्तकों से मेरा संबंध साधारण पाठक का नहीं रहकर लेखक का हो गया। उन दिनों मैंने प्राचीन और समकालीन हिंदी साहित्य का भरपूर अध्ययन किया। यद्यपि पाठक के रूप में मेरी आलोचक बुद्धि सतत जागृत रहती, किंतु उनके लेखक मेरी कल्पना में काफी बड़े आकार के मानव दिखते। उनके दर्शनार्थ मैंने इलाहाबाद की 2-3 यात्राएं की। देखिए कैसे यशदेव जी इनसे प्रभावित हो रहे हैं, इन लोगों से। वो एक जीवंत संवाद करना चाह रहे हैं और महामानव के रूप में देख रहे हैं उन पुस्तकों के लेखकों की, और इसके लिए यात्राएं करते हैं। और आगे लिखते हैं कि उनके दर्शनार्थ मैंने इलाहाबाद की 2-3 यात्राएं की और महादेवी जी और कुछ दूसरे लेखकों के दर्शन कर अपने को धन्य माना। यह भेद तो मेरे पर काफी देर बाद खुला कि कोई व्यक्ति लेखक के रूप में काफी बड़ा होकर भी एक साधारण व्यक्ति से भी अदना हो सकता है। यहाँ भी वे उस अंतर विरोध को उठाने से नहीं चूकते हैं जिसकी बात हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में कर रहे थे। यहाँ काफी देर का अर्थ
1 वर्ष की अवधि ही है, तो बहुत देर नहीं करते हैं। 3 वर्षों में हमारा दार्शनिक इस बात को भी मान जाता है कि नहीं, लिखना अलग चीज है, और जो बात कर रही थी कि किस तरह से वे अपने घर परिवार को भी संभालते हैं, वे अलग चीजें हैं। तो यह जो अदना या साधारण व्यक्ति होना है, वहां भी वे जो है उससे बचते हैं, और कहीं न कहीं जिस ओर मधुमती जी इशारा कर रही थी कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी उठाते हैं। आगे भी लिखते हैं इसी अध्याय में, 1950 में पंत का काव्य और युग पुस्तक लिखने के बाद मैं किसी समय दिल्ली गया। उस समय मेरे 1943-45 में गुरुकुल में उपयुक्त अध्यापक दिल्ली में रहकर दर्शन की एमए परीक्षा देने के लिए रह रहे थे। मैंने इनकी पुस्तकें देखी और उनमें से मैं हेनरी बर्गसा की एक पुस्तक क्रिएटिव एवोल्यूशन पढ़ने के लिए ले आया, और हम जानते हैं कैसे उनका पूरा जीवन इससे बदल गया। हमने पूर्व के एकाग्र में भी इस पुस्तक की चर्चा की थी। ईशदेव जी लिखते हैं, यह दुस्साहस की पराकाष्ठा थी कि केवल अंग्रेजी की मैट्रिक परीक्षा देने के लिए 3 महीने घर पर पढ़ी अंग्रेजी के ज्ञान के बल पर अत्यंत उत्कृष्ट गद्य में लिखी गई फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुदित इस अत्यंत मौलिक और सूक्ष्म दार्शनिक कृति को मैंने पढ़ने का निश्चय किया। अंग्रेजी के शब्दकोश के सहारे मैंने वह पुस्तक पढ़ी और इसने मेरे वैचारिक लेखकीय जीवन का मार्ग ही बदल दिया। वास्तव में वह कोई विचार पूर्वक लिया गया निर्णय नहीं था। फरीदकोट, जो मेरी जन्मभूमि और तब कर्मभूमि भी थी, उसकी चारों या कहें 8 दिशाओं में 250-300 मील तक दर्शन का कोई नाम लेवा नहीं था। देश में कौन और कैसे दार्शनिक हैं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। राहुल सांकृत्यायन की दर्शन दिग्दर्शन और पंडित बलदेव उपाध्याय की भारतीय दर्शन तथा कुछ उपनिषद पढ़े थे, किंतु उन्होंने दर्शन में कोई रुचि नहीं जगाई थी। तब क्रिएटिव एवोल्यूशन ने ऐसी रुचि जगाई कि सब बदल कर रख दिया। इसके बाद मैंने बरगसा की ही 2 पुस्तकें मैटर एंड मेमोरी तथा टाइम एंड फ्री विल खरीद कर पढ़ी। पुस्तकें खरीदना भी कोई सरल कार्य नहीं था। निकटतम स्थान 300 किलोमीटर दूर दिल्ली था। वेतन तो रोटी खाने लायक भी नहीं था, तो भी दूसरा कोई उपाय नहीं था। या कहें, यह बात मन में ही कभी नहीं आई कि सोचा जाए कि यह मार्ग अपनाना भी चाहिए या नहीं। इतना ही नहीं, जब बरगसा की और उसके बाद दूसरी पुस्तकें पढ़नी आरंभ की, तब यह भी बात कभी ध्यान में नहीं आई कि यदि पढ़ना अंग्रेजी में है और वह भी यूरोपीय साहित्य, तो लिखना भी अंग्रेजी में ही चाहिए। जैसे लिखने के लिए कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। नितांत निगूरा जो था, गुरु बिन ज्ञान कहां से मिलता, इस निगूरेपन ने एक और गजब ढाया। बरगसा ने अपने दार्शनिक विवेचन के लिए जैव सहज बोध इंट्यूशन को आधार बनाया था। प्राण, एलान वाइटल और काल छंद ड्यूरी उनके लिए क्रमशः परमार्थ ज्ञापक और परमार्थ थे। पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टि उनके अनुसार नितांत भ्रामक थी। अब यदि मैं बरगसा से प्रभावित हुआ था, तो मेरे लिए यही उपयुक्त मार्ग था कि मैं वैसी ही या उससे मिलती जुलती दृष्टि वाले दार्शनिकों की पुस्तकें पढ़ता। किंतु मैं इसके विपरीत उल्टी दिशा में चल दिया। मैंने जीव विज्ञान, जीव मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़ने की दिशा पकड़ी, बरगसा के प्रतिपादन का सत्य जानने के लिए। यह मूर्खता की पराकाष्ठा थी, किंतु यह नहीं कह सकता कि यह मूर्खता मेरे लिए लाभकर सिद्ध हुई या हानिकारक। यह तब तक कहा जा भी नहीं सकता जब तक मैं इस जीवन को यहीं रोककर उसी आयु और स्थिति में लौटकर दूसरे मार्ग पर चलकर नहीं देखूं, जो ईश्वर की कम से कम इस जगत व्यवस्था में संभव नहीं है। अस्तु, बरगसा की इन पुस्तकों के बाद मैंने जो पुस्तकें पढ़ी, उनमें से कुछ एक के नाम इस प्रकार हैं। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सिन्नेट और डन की जेनेटिक्स, डॉबजेहिंस्काई की जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मॉर्गन और स्टिलर की फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पावलाव की सिलेक्टेड वर्क्स, टिमर्जन की द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट, आर्थर एडिंगटन की न्यू पाथवेज इन साइंस तथा फिलॉसफी ऑफ फिजिकल साइंस, जेम्स जीन्स की फिजिक्स एंड फिलॉसफी, और इसी तरह की दूसरी कुछ पुस्तकें जिनके नाम मेरी पहली दर्शन विषयक पुस्तक मनस्तत्व में देखे जा सकते हैं।
ये पुस्तकें मैंने कुछ समझे और कुछ बिना समझे पढ़ी और बरगसा की दार्शनिक दिशा से ठीक विपरीत दिशा में चल पड़ा। सो यह हुआ मेरा साहित्यिक क्षेत्र छोड़ाकर दार्शनिक क्षेत्र में लाने वाले परोक्ष गुरु की शिक्षा का हश्र। तो बहुत ही अजीबोगरीब यात्रा है। और भी कुछ साझा करें कमल नयन जी इन पुस्तकों को लेकर और उनकी यात्रा को लेकर। वैसे ये जो सारी पुस्तकें जो इसमें उन्होंने लिखी हैं, ये पुस्तकें हमने संभाल के रखी है, अभी भी हैं हमारे पास ये, लेकिन भी उनकी स्थिति काफ़ी खराब है, कागज़ काफ़ी खराब हो चुका है। और मैं बहुत ही छोटा था उस समय जब ये सब पढ़ते थे, और वो हमारे यहाँ बैठक हुआ करती थी बाहर, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं आजकल, तो वो उसमें बैठ के पढ़ते थे। तो मैं वहाँ पर कुछ अपने स्कूल का कुछ पढ़ता था, तो उस समय का मुझे ध्यान है। इन किताबों की एक खासियत ये थी कि इनमें से गंध बहुत अच्छी आती थी तो वो इसलिए मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती थी, बाकी तो कुछ बात नहीं। लेकिन अंग्रेजी की जो इन्होंने बात कही है वो कमाल की है कि अंग्रेजी को बिल्कुल नहीं आती थी, और इन्होंने स्वयं ही सारा कुछ जो है वो डिक्शनरी के माध्यम से करके पढ़ के वो सीखा ही नहीं, बल्कि आप देखिए जज्ब किया। इतना कठिन विचार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता है, वो उसको इस तरह से पकड़ पाने की, वो ये तो कुछ विलक्षण क्षमता उनके भीतर से ईश्वर प्रदत्त ही थी शायद। तो वो सारा का सारा इसमें सब दिखता और बहुत कमाल का है। और इसीलिए आप ये देखिए कि इन्होंने निर्णय किया कि मैं लिखूंगा हिंदी में ही। बाद में इस बात पर भी उन्होंने कुछ हिंदी को लेकर भी लिखे हैं। और वैसे इनकी जो बात है हिंदी में लिखने की, वो जिद पूर्वक, उस समय सबने मजाक भी किया था इनका कि हिंदी में विचार संभव ही नहीं, हिंदी में साहित्य हो सकता है, विचार संभव ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। विचार या तो संस्कृत में हुआ है या अंग्रेजी में होता है, और अब भाषा तो अंग्रेजी है। इन्होंने फिर वो एक पूरी भाषा ही रच दी हिंदी, जिसके माध्यम से विचार संभव था। और अब देखिए कितना बढ़ चुका है सब कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। और मुकुंद जी की बात कह के बात समाप्त करता हूँ। मुकुंद जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि वो अंग्रेजी में लिखते रहे थे, और फिर उन्होंने बाद में हिंदी में भी लिखना शुरू किया, और हिंदी में फिर बाद में उनकी मैच्योर राइटिंग्स हैं। उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि अंग्रेजी में कितना ही ठीक से, कितने ही भली प्रकार से हम लिख रहे हों, किंतु उसमें एक परायापन बना रहता है। वो ये बात अपनी जगह पे एकदम सही है। और आप ये देखिए जर्मन्स ने अंग्रेजी में नहीं लिखा, फ्रेंच लोग दार्शनिकों ने अंग्रेजी में नहीं लिखा, चाइनीज दार्शनिक जो हुए उन्होंने नहीं लिखा, हमारे भारतीय दार्शनिकों ने लिखा, लेकिन लिखा था पहले। कि बाद में जिस तरह से औपनिवेशिक काल में जिस प्रकार से ये सब बातों में परिवर्तन हुआ, उसमें हमने तो पूरी तरह से, जैसा कि शैली जी कहते थे कि एक खिड़की होनी चाहिए थी जिससे हवा आए, उसकी बजाय हम तो उस खिड़की पे जाकर खड़े हो गए जी, जो पश्चिम की। जी बिल्कुल ये सही इस तरह उन्होंने, ये वास्तव में उनकी ये जो यात्रा है, ये इनके इस लेख में पूरी की पूरी एक बहुत ही संक्षेप में उन्होंने पूरी बात इसमें कह दी है। ये बहुत ही इस दृष्टि से कमाल का लेख है। जी मनीष जी, आपकी ओर से कुछ, आप चूंकि स्वयं दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आप यशदेव शैल्य जी का जो यह पूरा कार्य, महत्व कार्य है, और समकालीन जो भारतीय दर्शन लेखन है, तो इसके बीच क्या पाते हैं, आज की स्थिति क्या है, और आज के दर्शन लेखन में उनके लिखे की जो अपनी कड़ी है, जो भूमिका है, उसका किस तरह से महत्व है, किस तरह से लोग उसको उपयोग में ले पा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कह दिया जी। मैं खुद भी इस पर कुछ कहना चाह रहा था, आपने सवाल किया तो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी बात। सामान्यतः शैली जी को लेके, उनके लेखन को लेके ये बात मानी जाती रही है कि वो बहुत दुरूह लिखते हैं, मुश्किल शब्दावली है, कठिन है, उसको हिंदी वाले जो अध्ययन के जो विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं उससे थोड़ा बचते हैं उस मेहनत करने से। उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात उतनी सच नहीं है जितनी कही जाती है, और ये विचार इतना गहरा है। शैली जी, सबसे बड़ी बात जो हम कभी बात कमल नयन जी से भी करते रहे इस बात को, कि इन्होंने जो कुछ लिख दिया है वो इतना महत्वपूर्ण है
और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत कम लोगों ने उसको पढ़ा है। तो हम ये भी सोच रहे थे कि हिंदी नहीं पढ़ रहे तो क्या इंग्लिश में ले जाएं इस विचार को, क्योंकि विचार बहुत गहरा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव रहा है, सिलेबस में भी हमारे कुछ इसमें पुस्तकें थी, हमने इसको पढ़ाया, कि आपको लगता ही ऐसा है कि ये बहुत कठिन है। आप एक बार इसमें प्रवेश कीजिए और इसके साथ चलिए, तो आपकी विचार करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपकी समझ भी बढ़ेगी। तब आपको ये उतना मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि आपको आनंद ही इसमें आएगा। और इस फिलोसफी के स्टूडेंट के रूप में या अध्ययन करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनको पढ़ के ही आपको पता लगेगा फिलोसफाइजिंग कैसे होती है, कैसे दर्शन किया जाता है। तो जरूर पढ़ा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें निकट भविष्य में जरूर कुछ अच्छी चीजें हम उम्मीद करते हैं। और आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि में यशदेव शैल्य समग्र भी जो है 4 खंडों में रखे हुए हैं। तो बहुत आसानी से जो उनका लेखन है इन खंडों में हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके संपादक अंबिकादत्त शर्मा जी हुए, और मुकुंद लाड्स जी के भी समग्र का संपादन जो है उन्होंने ही किया, अंबिकादत्त शर्मा जी ने ही। तो यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण काम, यशदेव शल्य समग्र मानवीय सर्जना की तत्व मीमांसा, बहुत ही मेहनत से यह पूरा समग्र तैयार हुआ है। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, अकादमिक स्तर पर भी कई जगहों पर वे पढ़ाए जा रहे हैं। निश्चय ही इससे दर्शन लेखन में, दर्शन को समझने में, और ख़ास तौर से हिंदी में, भारतीय भाषाओं में जो दर्शन की जो अपनी शब्दावली है, जो उसके अपने तत्व हैं, प्रत्यय हैं, उनको जानने समझने में लाभ मिलेगा। यशदेव जी का यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं। आप सभी लोग आज उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, यह हमारे लिए बेहद सुखद है कि हम स्वयं यशदेव शैल्य जी के निवास से ही यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।